आज भूकंप के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर क्या है भूकंप? आप परिचित रहे होंगे इससे। मेरा तो भूकंप से अक्सर पाला पड़ता रहा। 8-9 साल कई रातें ऐसी निकली जिन रातों में भूकंप ने सोने नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली के नॉर्दर्न पार्ट में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और नॉर्दर्न पार्ट में ही मैं रहता था। पता लगा रात को 1:30 बजे भूकंप आ गया। पूरी रात ऐसी ही निकल गई डरते डरते, तो आप समझ सकते हैं। तो भूकंप के जिन बिंदुओं पे हमें गहराई से चर्चा करना है, आखिर भूकंप क्यों आते हैं, क्या कारण है इनके, कृत्रिम कारण क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के बल लगते हैं पृथ्वी के अंदर या बाहर तो भूकंप आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। भूकंप की प्रकृति क्या होती है, भूकंप कितनी गहराई पर आते हैं, कितनी ऊंचाई पर आते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। भूकंप मूल क्या होता है, इस शब्द से ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। भूकंप अभिकेंद्र क्या, अधिकेंद्र क्या होता है, यानी एपिसेंटर क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। भूकंपीय वेव्स क्या होती, लहरें क्या होती हैं, और वो लहरें किस प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से लहर मूवमेंट करती है, और जब भूकंप आता है तो एनर्जी कैसे निकलती है और उस एनर्जी का प्रभाव क्या पड़ता है प्रकृति पे, भौतिक जगत में और आपके समाज में, देश में, और भू प्रॉपर्टी पे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। भूकंपीय लहरों में पी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लव तरंग यानी LUV लव तरंग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और भूकंप मापी यानी एर्थ स्केल या भूकंप को मापने वाले जो मापांक होते हैं, स्केल होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। रॉसीफेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिचर स्केल, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में भूकंप की पोजीशन क्या होती है। देखो, भूकंप अधिकेंद्र का मतलब होता है एपिसेंटर। जैसे कि ये लिखा हुआ है भूकंप अभिकेंद्र, तो ये अधिकेंद्र है, धा इसको आप समझें, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, ठीक है ना। और वैसे भी अधिकेंद्र का मतलब होता है, अधि मतलब ऊपर की ओर और अभि का मतलब होता है केंद्र की ओर। तो भूकंप की जो वेव्स जाती हैं वो ऊपर की ओर भी जाती हैं, केंद्र की ओर जाती हैं, दोनों ओर जाती हैं। लेकिन आपके लिए मैं आपके लिए भूकंप पढ़ा रहा हूँ, भूकंप मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो ऊपर की ओर आएंगी ये किरणें, तो ऊपर की ओर आएंगी तभी आपको फील होगा। क्योंकि अगर भूकंप सेंटर पृथ्वी के केंद्र से अगर दूसरी तरफ होगा तो आप तक किरणें बहुत माइनर सी आएंगी और आपको फील भी नहीं होगा। पृथ्वी पर भूकंप आते रहते हैं। आपके यहाँ भूकंप जब आता है, आपके क्षेत्र में जब भूकंप आता है या आपके देश में जब भूकंप आता है तभी आपको, या इर्द गिर्द जब भूकंप आता है जो क्रस्ट पे, तभी आपको पता लगता है कि फलानी जगह भूकंप आया। और अगर कहीं बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में आता है जहाँ से आपका कोई मतलब नहीं होता है, तो वहाँ की आपको जानकारी आमतौर पर नहीं मिल पाती है। कि जब कोई बहुत खतरनाक टाइप का भूकंप आता है तभी आपको जानकारी मिल पाती है। चलो बात करते हैं, फिर से आते हैं कि जो भू प्रॉपर्टी है। देखो, पृथ्वी की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था। जो क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी को आपने देखा होगा, ये पूरा पृथ्वी है, गोल है, इसके ऊपर का बाहरी हिस्सा जिस पे हम रहते हैं, ये क्रस्ट कहलाती है, भू प्रॉपर्टी कहलाती है। भू प्रॉपर्टी पे जो भूकंप आते हैं, तो भूकंप आते क्यों, तो मतलब कुछ कारण ज्ञात हैं हमारे पास के इन कारणों से आते, कुछ कारण अज्ञात हैं। तो इन ज्ञात और अज्ञात कारणों को हमें देखना है। तो इसमें देखो, अंतर्जात बल होता है, अंतर्जात बल, बहिर्जात। अंतर्जात बल मतलब अंदर से लगने वाला फोर्स, बहिर्जात बल का मतलब तो बाहर से लगने वाला फोर्स। कुछ प्राकृतिक और कृत्रिम कारण भी होते हैं जिन कारणों से भूकंप आते हैं, या पृथ्वी के
अंदर कोई हलचल होती है तो उन कारणों से भूकंप आते हैं। और ये जो भूकंप आते हैं ये कंपन, जो इनके कंपन होता है वो कंपन लहरों के रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी वेव्स के रूप में प्राप्त होता है। इनका वाइब्रेशन जो होता है, ये वाइब्रेशन हमें किस रूप में प्राप्त होता है, यानी ये वेव्स के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर भूकंपों को कारण क्या रहे। देखो एक कॉमन वे में समझो आप, अगर पृथ्वी के अंदर प्लेट मूवमेंट कर रही है, प्लेट टेक्टोनिक हो रहा है, प्लेट मूवमेंट कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब प्लेट आगे बढ़ेगी तो पीछे गैप छूटेगा। जब पीछे गैप छूटेगा तो एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा, उच्च दाब का क्षेत्र क्रिएट होगा, और जो कमज़ोर प्लेट होगी या प्लेट का जो कमज़ोर पार्ट होगा दूसरी प्लेट का, वो टूट जाएगा वहाँ से, उस दाब में को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो एकदम से टूट के जब फुलफिल करने की कोशिश करेगा तो उसमें एक कंपन होगा, और वो कंपन होगा तो वो कंपन ऊपर की तरफ, चारों तरफ वो कंपन नहीं जाएगा, चारों तरफ जाएगा तो जहाँ सबसे नज़दीक पहुंचने में उसे समय लगेगा वहाँ पे वो ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा ऊर्जा होगी, वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। तो ये तो हुआ प्लेट टेक्टोनिक के कारण। दूसरा होता है कि पृथ्वी आप जानते हो गर्म है, अंदर जो है ना गर्म है, और जैसे जैसे मुंह पर आते हैं तो पृथ्वी ऊपरी यानी क्रस्ट पे ठंडी है, सॉलिड फॉर्म है, नीचे जो है ना वो टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है उसका। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊष्मा जो है ना वो बाहर की ओर निकल रही होगी और ठंडक जो है ना अंदर की ओर जा रही होगी। जब ऊष्मा बाहर की ओर निकल रही होगी तो हीट जब निकलेगी ना तो कुछ ना कुछ चीज़ों को मल्ट करती जाएगी या गर्म करती चली जाएगी। गर्म करती जाएगी तो उनके आयतन में वृद्धि होगी। जब कोई ऊष्मा ठंडी यानी नीचे जाएगी तो कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करेगी, उसके आयतनों और आकार को कम करने की कोशिश करेगी। तो ये जो आकार उसका बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणविक एक स्पेस आ जाएगा, यानी कोई गैप आ जाएगा। इस गैप को भरने के लिए एक प्रेशर क्रिएट होगा, और जब प्रेशर क्रिएट होगा और वो गैप भरेगा तो फिर कंपन होगा, फिर कंपन होगा तो फिर भूकंप आएगा। अच्छा, एक तो कारण आपका ये हुआ, यानी गैसों का दबाव के कारण। अब गैसों के दबाव के कारण भूकंप हो गया। अब इसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, जो रॉक्स है, चट्टानें हैं, वो कठोर चट्टानें भी हैं, मुलायम चट्टानें भी हैं, यानी विभिन्न प्रकार की लचीली चट्टानें भी हैं, विभिन्न प्रकार की रॉक से है। तो जो मुलायम चट्टानें हैं जब उन पे ऊपर से दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। जब वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी तो एक धसान सा हो जाएगा, धस जाएगा, एक क्षेत्र धस जाएगा। तो वो ये होगा, जब क्षेत्र धसेगा तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तो भूकंप आएगा। नहीं, यानी आंतरिक कोई भी घटना होता है तो भूकंप आता है। कहीं पे कोई जल का भराव ज़्यादा हो जाए, जैसे हमने भारी भरकम बांध बांधे हैं। अब देखो, पृथ्वी एक अपना संतुलन लिए है। जब पृथ्वी अपना एक प्रॉपर संतुलन लिए हैं तो इस प्रॉपर संतुलन में अगर हमने बांध दिया कहीं पे, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा जल भराव हो गया, जल जो बहता हुआ जाना था वो रुक गया। जब वो जल रुक गया तो उस पूरे जल का दाब उसकी नीचे की प्लेटों पे पड़ता चला जाएगा, और जब उसकी नीचे की प्लेटों पर दाब पड़ेगा तो वो अपने नीचे की प्लेटों पर दाब डालने लगेगी, और जब वो अपने नीचे की प्लेटों पर दाब डालेगी तो ऐसे ऐसे दाब डालेगा तो कुछ जो सॉफ्ट चट्टानें होंगी वो रिप्लेस हो जाएंगी और वो खिसक जाएंगी, और जैसे ही खिसकेंगी तो भूकंप आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे आपने नगरीकरण देखा होगा, दुनिया में तेज़ी से नगरीकरण बढ़ रहा है। तो आप एक सोचो, आपने मकान जो बनाया है, तो जब आपने मकान बनाया है तो उस मकान को बनाने के लिए क्या मिट्टी आपने उसी प्लॉट से निकाली है? क्या बालू आपने उसी प्लॉट से निकाली है? सीमेंट आपने उसी प्लॉट से निकाला? पत्थर गुम्मा ईंटा उसी प्लॉट से निकाला जिस प्लॉट पे आप मकान बनाने जा रहे? नहीं निकाला है। अब जब आपने नहीं निकाला वहाँ से, तो आप जो सीमेंट यानी जो मटेरियल, रॉ मटेरियल जो आप मकान बनाने के लिए लेके आए हैं, वो रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाए? तो कहीं ना कहीं तो उसका खनन हुआ होगा। मान लो आपने मार्बल जो है ना राजस्थान से मंगवा लिया, मान लो आपने बालू जो है ना वो ठेकेदार से मंगवा ली, तो वो किसी न किसी नदी से या किसी न किसी उससे लेके आएंगे दूरस्थ। गिट्टी आपने किसी दूसरे क्षेत्र से मंगवाई, सीमेंट आपने किसी दूसरे क्षेत्र से मंगवाया। तो जहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लगी है तो वहाँ से उसका खनन हो रहा है, जहाँ बालू की है जो ठेका वहाँ से खनन हो रहा है, जहाँ ईंटा का ठेका है तो वो ईंटें बन रहे हैं, वो वहाँ से आपके पास सप्लाई हो रहे हैं। तो कहीं किसी क्षेत्र का खनन हो रहा है, और किसी क्षेत्र में जब नगरीकरण तेज़ी से हो रहा है
और जब तेजी से नगरीकरण ऊपर की ओर उठता चला जा रहा है, तो जैसे ही तेजी से नगरीकरण ऊपर की ओर उठता चला जाएगा तो वेट वहाँ का कम होगा जहाँ से खनन हो रहा है, वहाँ पे भार कम होगा, और जहाँ पे नगरीकरण हो रहा वहाँ पे भार बढ़ने लगेगा। और जैसे ही वहाँ पे भार बढ़ने लगेगा तो उसकी नीचे की प्लेटों पे भार बढ़ने लगेगा, और जब नीचे की प्लेटों पे भार बढ़ने लगेगा तो वो नीचे दबाव डालेंगे, फिर वही घटना होगी, फिर वही विरंसन होगा, फिर वही क्या होगा, फिर भूकंप आएगा। तो तेजी से उभरता हुआ नगरीकरण भी भूकंप को जन्म देता है। कहीं पे लैंड स्लाइड हुआ, लैंड स्लाइड हुआ तो लैंड मतलब वो ही हो ना, पहाड़ खिसके या वो ही मलबा गिर गया बरसात के समय, लैंड स्लाइड हुआ तो पहाड़ों का क्षरण हुआ तो वो डिसबैलेंस हुए तो पृथ्वी ने अपने आप को फिर से बैलेंस करने की कोशिश की तो फिर भूकंप आएगा। जब पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करेगी तो फिर भूकंप आएगा। कहीं पे आपने परमाणु परीक्षण किया तो स्वाभाविक है परमाणु की आप ताकत जानते हो, परमाणु बम की ताकत जानते हो, जहाँ पे उसका परीक्षण करोगे वहाँ पे हॉल हो जाएगा। अब बहुत बड़ा वहाँ पे हॉल हो गया तो वहाँ पे जब परमाणु परीक्षण हुआ तो उसने क्या किया, फिर वेव्स निकली, जब परमाणु बम फटा होगा तो वेव्स निकली होंगी, तो उसने बड़ा हॉल कर दिया तो एक भूकंप आया। फिर धीरे धीरे उस पर चट्टान पे रॉक्स पे क्या हुआ, ऊपर से दबाव पड़ा जैसे ही, तो वो उसने जो स्पेस हो गया था नीचे उसे भरा तो फिर एक भूकंप आ गया है। तो यहाँ पे मतलब ये कृत्रिम कारण है। और हम कैसे देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि जैसे कहीं पे मान लो बरसात हो रही है 10-20 साल 30 साल 50 साल बाद जो है ना बरसात होती रही लगातार, और इसके बाद जो है ना जिन पहाड़ियों का ग्रोथ रनिंग में नहीं है, मतलब जो पहाड़ियाँ उभरती हुई नहीं चली जा रही हैं, जिनका अभी निर्माण क्रम चल नहीं रहा है, जो पहाड़ियाँ अब निर्माण क्रम बंद कर चुकी हैं, तो बरसात में उनका क्षरण होता जाएगा तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। कि 40-50-100 साल बाद जब मिट्टी का क्षरण हो, जो इस पहाड़ी का क्षरण होके पहाड़ी का एक अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में या अवशिष्ट पहाड़ के रूप में जब वो बचेगी तो उसकी पूरी मिट्टी का क्षरण हो गया जो है ना दूसरी जगह पहुंच गया। जब दूसरी जगह पहुंच गया तो वहाँ का वेट बढ़ गया, यहाँ का वेट कम हो गया तो पृथ्वी फिर बैलेंस करेगी तो फिर भूकंप आ जाएंगे। भूकंप के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, भूकंप आने के कई कॉजेज हो सकते हैं। जो कॉजेज हो सकते हैं उन पर हमारी अच्छी पकड़ है, आप हमारे से मतलब आपकी अच्छी पकड़ है, बस केवल ज़रूरत है सोचने की, ऑथेंटिक तार्किक सोचने की ज़रूरत है। जिस दिन आप तार्किक तरीके से सभी बिंदुओं पर, सभी विषयों पर, सभी टॉपिकों पर सोचने लगते हैं, आप सोचने की कोशिश नहीं करते, जैसे ही आप तार्किक तरीके से तर्कों के आधार पर सोचने लगते हैं वही तो आपका सैद्धांतिक होता है, वही सिद्धांत बन जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक लोग हैं या जिनकी हम किताबों को पढ़ते हैं, जिनके हम इन सिद्धांतों को, थ्योरम को पढ़ते हैं, ये क्या तार्किक तरीके से ही तो अनुसंधान किए, तर्कों के आधार पर इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, तो क्या तर्क के आधार पर हम नहीं सोच सकते? हम भी सोच सकते हैं। तर्क आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, अगर तर्क आपका ऑथेंटिक है तो कोई आपको जो है ना इग्नोर नहीं कर सकता है। पढ़ाई का तरीका इसी प्रकार से होना चाहिए आपका। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी की परिस्थितियों को हम देखते हैं तो पृथ्वी की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मान लो कोई एक गोल पृथ्वी है, मतलब एक राउंड में है, गोल पृथ्वी है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे जो है ना, जैसे आपने ग्लोब को तो देखा ही होगा, ग्लोब है। अब ग्लोब के अंदर मान लो ये क्रस्ट है ऐसी, इस क्रस्ट में मान लो यहाँ पर कोई भूकंप उत्पन्न होता है, ये घटना घटती है जो मैंने आपको बताया, वो घटना यहाँ घटती है। जब वो घटना यहाँ पर घटती है तो इसे, ये केंद्र है इसका, ये यहाँ पे घटना घट रही है, तो जो ऊर्जा निकलेगी और जो वेव से निकलेगी वो तो चारों तरफ जाएगी। तो जो वेव से यहाँ तक आएगी ये जल्दी आ जाएगी, लेकिन जो वेव से यहाँ की ओर जा रही थी वो से देखो केंद्र पार करके और दूसरी तरफ क्रस्ट तक पहुँचना पड़ेगा, तो उसकी ऊर्जा काफ़ी नष्ट हो जाएगी, तो उसका प्रभाव भी बहुत कम होगा। लेकिन जो वेव जल्दी आ जाएगी आप तक, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी। जब उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसका प्रभाव भी ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भूकंप में सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप मूल को, यानी फोकस को देखते हैं। फोकस किसको कहा जाता है? फोकस उस स्थान को कहा जाता है पृथ्वी के अंदर, फोकस उस स्थान को कहा जाता है जिस स्थान पे ये घटना घटती है, जिस स्थान पर प्लेट से टकराती है, जिस स्थान पर गैस का गुब्बारा बना है और वो गुब्बारा का स्पेस भरता है, तो जिस स्थान पर वो घटना होती है उसे अपन फोकस बोलते हैं। हिंदी में भूकंप मूल बोलते हैं। मूल का मतलब होता है जड़,
जड़ मतलब जहाँ उत्पन्न होना उसे, तो भूकंप मूल कहलाया। अब आप समझ गए फोकस यानी भूकंप मूल किसको कहते हैं, यानी क्रस्ट के नीचे, चाहे वो 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर हो, क्रस्ट के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना घटती है वो क्या कहलाती है, भूकंप मूल कहलाती है। और अब भूकंप मूल पे घटना घट गई तो वहाँ से क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा निकलेगी तो वेव्स के रूप में ऊर्जा तेजी से चलने लगेगी और चारों तरफ घटना घटेगी तो वाइब्रेशन चारों तरफ होगा, चारों तरफ वाइब्रेशन वेव्स निकलेंगी। तो जो वेव्स सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, यानी मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो वेव्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, इसको मैं मिटाई देता हूं और इसको मैं इस प्रकार से लेता हूं कि मान लो मैंने ये एक चित्र बनाया, इस चित्र में मैंने ये केंद्रक रखा और यहाँ पे ये भूकंप मूल है यानी फोकस है, और यहाँ पे एपीसेंटर है। एपीसेंटर है तो ये सबसे पहले वेव्स यहाँ पहुँचेगी, ये वेव्स यहाँ पहुँचेगी, ये वेव्स यहाँ पहुँचेगी, ये यहाँ जाएगी, 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 यहाँ यहाँ यहाँ, और ये यहाँ पे मैंने बिंदु रख दिया। तो यहाँ पे मैंने बिंदु इसलिए रख दिया कि मैं आगे चल के बताऊँगा कि ये बिंदु क्या है। तो देखो ये सबसे पहले जहाँ पहुँचेगी तो इसे कम समय लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर सीधी पहुँच रही है, इसी को हम बोलते हैं एपीसेंटर। एपीसेंटर मतलब अधिकेंद्र बोलते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र बोलते हैं एपीसेंटर, जहाँ पे ये पहले पहुँचती है। ये क्या है, ये फोकस है। अब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो आपने क्या समझा अभी तक, दो चीज़ें समझी हैं, एक आपने भूकंप मूल समझा है और दूसरा आपने अधिकेंद्र समझा है। अच्छा, भूकंप की जब घटना घटती है तो भूकंप की घटना घटने से पहले अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो रेडान गैस की, वायुमंडल में जो है ना क्लाइमेट में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब बात आती है कि रेडान गैस की मात्रा में, रेडान गैस वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है और बहुत सूक्ष्म ही मात्रा में उसकी वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि हो जाती है जो हमें संकेत देती है कि भूकंप आने वाला है। इस प्रकार से देखते हैं। अब भूकंप का हम ज्ञान अर्जित करते हैं, भूकंप का ज्ञान जिस क्षेत्रक से अर्जित करते हैं या जिस विषयक में अर्जित करते हैं तो उसे हम क्या, सीस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप विज्ञान सीस्मोलॉजी कहलाती है, तो उसे हम सीस्मोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि भूकंप से जब घटना घटती है तो ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, और वो जब ऊर्जा चारों तरफ चलती है, ऊर्जा निकलने लगती है, तो वही ऊर्जा वेव्स के रूप में निकलती है। जैसा कि आपको बताया था, उस ऊर्जा को हम मापते हैं, यानी उन वेव्स के, उनकी कंपन को जो हम मापते हैं, तो उन्हें हम, उनके लिए एक स्केल हमारे पास हैं और 3 प्रकार के स्केल हैं, जिसमें से 2 स्केल तो उसके जो ग्राफ है, ग्राफिंग को मापते हैं, और एक अनुभव प्रधान स्केल होता है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्केल होते हैं भूकंप मापी जो होते हैं, भूकंप मापी में एक जैसे स्केल होता है आपका फुट होता है जैसे है, तो सेंटीमीटर में या आपके इंच में या मिलीमीटर में जो चिन्ह बने होते हैं उनसे आप परिचित हैं। ऐसे ही आप भूकंप स्केल को ले लो। भूकंप स्केल में क्या होता है, इसी प्रकार से 0 से 9 तक या 1 से 11 तक इस प्रकार के बराबर हिस्सों में बटा होता है। वो अलग अलग स्केल का अलग अलग मैटर होता है, तो इसको हम देखते हैं। और एक जो वैल्यू होती है, मान लो 0 से 9 तक यानी 10 बराबर भागों में बटा है, तो एक मान में जो ऊर्जा की वृद्धि होती है, एक मान से दूसरे मान तक पहुंचने में जो ऊर्जा की वृद्धि का जो स्केलिंग होती है वो 32 गुणा होती है। कहने का मतलब है कि 32 गुणा, यानी रिएक्टर, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रिएक्टर स्केल पर 6 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया, यानी इससे 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर जब मापा गया तो 6 का भूकंप आया। अब 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, तो मान लो कहीं पे 7 आएगा, तो 6 और 7 के बीच जो ऊर्जा का जो वृद्धि होगी वो 32 गुणा होती है, और जो घातक होगा वो 10 का घातांक होता है। यानी 10 का अगर रिएक्टर स्केल पे 10 का अगर भूकंप आया तो इसका मतलब होता है 100% भूकंप आया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा पृथ्वी पे, 100%।
जैसे 2 इकाई से 3 इकाई तक मैं ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ 1 इकाई का मतलब होता है, 1 इकाई का मतलब होता है 10, 2 इकाई का मतलब होता है 20। मान लो 7 का स्केल पे 7 मापा गया तो इसका मतलब होता है 70, और 8 का आया तो यहाँ पे क्या होगा, 80 होगा, यानी 10 के गुणक में चलता है। और ऊर्जा की जो वृद्धि होती है वो 32 गुणा में चलती है, 32 के गुणक में ऊर्जा की वृद्धि चलती है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि एक मान की वृद्धि पर जो है ना 32 गुणा ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है, 32 गुणा होती है, और गुणक कितने का होता है, 10 का गुणक होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हैं। एक होता है भूकंप के कारण, तो जैसे कि मैंने आपको बताए थे कि भूकंप के कारण बहुत सारे, अभी जो मैंने पूरे एक्सप्लेन किए वो सब भूकंप के ही कारण है। अब इसके बाद आता है कि भूकंप कितने प्रकार का होता है। तो देखो आमतौर पे जो है ना, हमने भूकंप को 3 प्रकार का, एक सामान्य भूकंप है। सामान्य भूकंप जो होता है वो लगभग 50 किलोमीटर की गहराई तक होता है। दूसरा होता है मध्यवर्ती भूकंप, जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर जो है ना क्रस्ट से ले रहे हैं। अब क्रस्ट कहाँ से लेंगे, तो सागर तल से लेते हैं, कॉमन सी बात है, हर चीज़ को हम सागर तल से लेते हैं। तो 50 से 250 किलोमीटर ये मध्यवर्ती भूकंप होता है। गहरे भूकंप जो होते हैं वो 250 से 700 किलोमीटर के नीचे जो होते हैं, यानी 250 से 700 किलोमीटर के बीच में होते हैं, वो गहरे भूकंप कहलाते हैं। जहाँ पे देखो, जो अगर भूकंप की घटना ऊपर होती है तो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है, भूकंप की घटना अगर बहुत गहराई पे होती है तो उसका प्रभाव कम दिखता है, क्योंकि उसकी एनर्जी यानी इसकी वेव्स ऊपर तक आते आते काफ़ी अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देती है, तो क्रस्ट पे जो है ना उसका प्रभाव कम दिखाई देता है। इस बात से आप समझ सकते हैं। अब आती है भूकंपीय लहरें क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लोब, यानी प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और लव तरंग या लोब तरंग कहते हैं इसे, LUV। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, एक जिन्होंने इस एल तरंग का जो खोज की थी, और ये उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे लोब नाम था उनका, मिस्टर, उन्हीं के नाम पे जो है ना ये लुप तरंग रख दी गई, यानी लब तरंग कहने लगे। इंडिया है वो लुप को लबी कहेगा। तो अब इसके बाद जैसे पी तरंग के बारे में बात करते हैं कि पी तरंग क्या है। देखो आप ये देखो कि पी तरंग जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की होती है, मतलब अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है, और अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग ध्वनि तरंगें होती है, यानी ध्वनि तरंगों की तरह ये व्यवहार करती है। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात को। ध्वनि तरंगें माध्यम में चलती हैं, चाहे वो सॉलिड माध्यम हो, चाहे गैस माध्यम हो या लिक्विड माध्यम में हो, ध्वनि तरंगें माध्यम में चलती हैं। निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चलती है, तो पी तरंग भी निर्वात में, वैक्यूम में नहीं चलेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन सी तरंग जो है ना वैक्यूम में नहीं चलेगी, तो पी तरंग वैक्यूम में नहीं चलेगी। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यमों में पी तरंग चलती है, अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है, ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती है, और ये जो है ना यहाँ सर्वाधिक तेज चलने वाली तरंग है। इस तरंग से ये लगभग 66% अधिक गति रखती है, और ये तरंग सबसे पहले क्रस्ट पर पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी गति तेज होती है, और इसकी गति तेज होती है तो स्वाभाविक सबसे पहले पहुँच जाएगी। इसके बाद आती है एस तरंग, ये लैटिट्यूडनल वेव्स होती है। लैटिट्यूडनल वेव्स होती है, ये जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में ये गति नहीं करती है, और ये पी तरंग के कंपैरिजन में 40% इसकी गति कम होती है। ये होती है आपकी एस तरंग। देखो इस एस तरंग से ही हमें जानकारी मिली थी कि पृथ्वी के केंद्र में जो है ना लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ये तरंग लुप्त हो जाती है, इसलिए हमें दूसरी जगह जो है ना, यहाँ से जब हमने एस तरंग को प्रवेश कराया तो दूसरी जगह हमें एस तरंग नहीं मिली। इसका मतलब अनुमान लगाया हमने कि पृथ्वी के अंदर लिक्विड कोर में जो है ना लिक्विड फॉर्म है, जहाँ पे ये लुप्त हो गई है। तो पी तरंग क्या है, तीनों में चलती है, तो वो पी तरंग हमें वहाँ पे मिल गई थी, तो हमें पता था कि ये तीनों ठोस, द्रव और गैस में चलती है। तो इसी प्रकार से जो है ना हम लेते हैं कि एल तरंग क्या होती है। देखो एल तरंग केवल क्रस्ट के सरफेस पर चलती है, ये पी और एस तरंग वो अंदर चलती हैं, बाहर भी क्रस्ट पे भी आती हैं, और एल तरंग केवल सरफेस पे चलती हैं। अगर कहा जाए कि जो विध्वंसक या विनाशक जो
तरंग है वो सबसे ज़्यादा विनाशक तरंग कौन सी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो क्रस्ट के ऊपरी धरातल पर चलने वाली तरंग होगी वो सबसे ज़्यादा विनाशक होगी। विनाशक से मतलब है सबसे ज़्यादा मकान गिराएगी, सबसे ज़्यादा पहाड़ों में भ्रंशन पैदा करेगी हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी, एल तरंग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसकी स्पीड पी तरंग से ज़्यादा है, लेकिन विनाशक ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे चलती है, धरातलीय तरंगों के रूप में ये जो है ना मूवमेंट करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कंपन जो होता है वो जिगजैग में होता है, ऐसे 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 कंपन होता है। ऐसे ऐसे जब कंपन होगा इसका जिगजैग में, तो जिगजैग में जब इसका ऐसे ऐसे कंपन होगा तो ये क्या करेगी, ये ऐसे ऐसे उभार देगी मकान को, और ऐसे ऐसे उभारेगी तो मतलब ऊपर नीचे करेगी तो भ्रंशन आ जाता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इसलिए विनाशक ज़्यादा मानी जाती है। और ये जो मैंने आपको एक दिया था कि 103 डिग्री से 143 डिग्री तक, 103 डिग्री से 143 डिग्री तक, यानी जो 40 डिग्री का क्षेत्र रहेगा जहां भूकंप उत्पन्न हुआ है, उसका जो 40 डिग्री का क्षेत्र रहता है यानी 103 डिग्री से 143 डिग्री तक का, इसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी एर्थक्वेक शैडो रीजन कहते हैं इसे। भूकंप छाया क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ पे भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं। क्यों नहीं पहुँच पाती हैं इस 40 डिग्री के क्षेत्र में? क्योंकि आप देखते हो कि जो भूकंपीय तरंग जो प्रवेश करती है सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में जब प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल से यानी केंद्र से दूर हट जाती है। फिर इसके बाद जब लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो फिर वो केंद्र की ओर झुक जाती है और इतना क्षेत्रक उसका छूट जाता है। आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा, प्रकाश का अपवर्तन पड़ा होगा। प्रकाश का अपवर्तन में आपने इस सिद्धांत को देखा होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। उसी थ्योरम पे जो है ना इन किरणों को जो है ना ये कार्य करती हैं। इसलिए जो 103 डिग्री से 143 डिग्री तक इसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका जो है ना ये आपने देख लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि भूकंप का मापने का यंत्र क्या होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्केल होता है इसके लिए, एक सीस्मोग्राफ होता है, मतलब भूकंप का ग्राफ, और भूकंप मापी। सीस्मोग्राफ और सीस्मो स्केल बोथ आर डिफरेंट। ग्राफ का मतलब होता है जो ऐसे ऐसे जिगजैग बना रहता है, वो जो ग्राफ वो होता है ग्राफ, और उस ग्राफ को जो हम मापते हैं जिससे वो स्केल होता है। आपने देखा होगा जब ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी में आपने देखा होगा कि एक चार्ट सा निकलता है, उस चार्ट पे ऐसी ऐसी रेखाएं रहती हैं, फिर ऐसे ऐसे चलने लगती, फिर ऐसी ऐसी रेखाएं आने लगती हैं, फिर ऐसे ऐसे चलने लगती हैं। तो ये जो है ना ये जो रेखाएं बनती हैं जिस पेपर पर, ये ग्राफ होता है, भूकंप ग्राफ। और इसको जब सेंटर से हम मापते हैं कि कितनी हाई वेव गई, किस स्केल तक वेव गई, फिर किस स्केल तक झटका आया, फिर किस स्केल तक वेव गई, फिर किस स्केल तक झटका आया। जितना बड़ा जिग उतना बड़ा भूकंप, जितना छोटा फिर कम झटके आए, फिर उतना बड़ा, फिर कम वाइब्रेशन। जो नापा जाता है उसे स्केल कहा जाता है, और ये जो ग्राफिंग होती है उसे भूकंप ग्राफ कहते हैं। बहुत सा डिफरेंट, मतलब एग्जाम हॉल में क्या करते हैं हम यही गलती करवाते हो, पूछता ग्राफ है तो आप बताते स्केल, पूछता स्केल है तो आप ग्राफ बताया जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने जो बात की है अभी, अब भूकंप लेखी की बात करेंगे। भूकंप लेखी मतलब भूकंप का लेख वही ग्राफ, भूकंप लेखी को ग्राफ कहते हैं, उसे सीस्मोग्राफ भी कहते हैं इंग्लिश में। और एक होता है भूकंप स्केल जिसे मापा जाता है। तो 3 प्रकार के स्केल है। 3 प्रकार के स्केल में रोसीफेरल स्केल, इसके मापांक जो है ना 1 से 11 तक होते हैं, और 1 से 11 तक उसके 10 बराबर भागों में बटे होते हैं, 10 इक्वल भागों में बटे होते हैं। तो इसे रोसीफेरल स्केल कहा गया। दूसरा है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल के 12 मापांक होते हैं। देखो उसके 10 मापांक थे, इसके 12 मापांक होते हैं, 12 बराबर भागों में बटे होते हैं, और ये अनुभव प्रधान है। इसे ग्राफिंग से नहीं मापते। अनुभव प्रधान का मतलब होता है कि इतना नुकसान हुआ है, ये नुकसान के आधार पे स्केलिंग करता है, ग्राफ के आधार पे स्केलिंग नहीं करता है।
नुकसान के आधार पे इस स्थान पे इतना नुकसान हुआ है तो यहाँ पर जो है ना इसका स्केल ये रहा होगा, भूकंप की तीव्रता यहाँ पे ये रही होगी। और यहाँ से 200 किलोमीटर पर इतना नुकसान हुआ है तो भूकंप की 200 किलोमीटर पर तीव्रता ये रही होगी। तो ये निकाल लेता कि जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा एपिसेंटर है, और जहाँ सबसे कम नुकसान हुआ है यानी वो दूरस्थ सेंटर है। तो ये अनुभव प्रधान स्केल कहा गया इसे। अगला आता है रिचर स्केल या रिक्टर स्केल। आप समझ सकते हैं कहीं रिचर शब्द का स्केल यूज़ हुआ है, कहीं पर रिक्टर स्केल भी कहा जाता है। ये 0 से 9 यानी 10 बराबर भागों में बटा हुआ है और 10 के गुणक में सभी के भाग होते हैं, तो ये 10 बराबर भागों में बटा हुआ है। ये अनुभव प्रधान नहीं है, ये बाकायदा स्केलिंग करता है। सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसी का करते हैं, रिटर स्केल का ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आता है कि भूकंप ये जब तरंगें निकलती हैं तो आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चारों तरफ भूकंपीय तरंगें निकलेंगी। तो एक तरंग देखो यहाँ निकली और ये इसका मान लो ये आधार मान लेते हैं, जितने डिग्री का एंगल ये बना रहा उतने ही डिग्री का एंगल ये बना रहा, तो ये इस केंद्र की बराबर दूरी पर यहाँ और बराबर दूरी पर यहाँ है, इक्वल दूरी पे है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे समभूकंपीय रेखा या आइसोसीस्मल लाइन कहा जाता है। देखो आइसोसीस्मल लाइन, आइसोसीस्मल लाइन का मतलब होता है कि समान जितने 6 रिएक्टर स्केल पे यहाँ पे आया और 6 यहाँ पे आया मान लो, नहीं तो 6 का आया है यहाँ पे इन दोनों स्थानों पे, तो इनसे जो रेखा मिलाई जाएगी ये, इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे आइसोसीस्मल लाइन। और समान समय पर आने वाली स्थानों को समान एक ही समय पर, यानी 2 स्थानों पे एक ही समय पे भूकंप आए, समान समय पर आने वाली भूकंपों को मिलाने वाली रेखा होमोसीस्मल लाइन कहलाती है। मतलब 12 बजे इधर आया भूकंप, 12 बजे पृथ्वी पे कहीं दूसरी जगह भूकंप आया, उसको जो रेखा मिलाएगी उसे अपन कहते हैं होमोसीस्मल लाइन। ठीक है ना, 2 चीज़ें समझ गए, आइसोसीस्मल लाइन क्या होती है, होमोसीस्मल लाइन क्या होती है। अब बात करते हैं कि भूकंप का जो पूरे अर्थ पे भूकंप का जो बेल्ट है वो हम 3 भागों में, बड़े 3 भागों में बांट के देखते हैं। तो पहला हम बांटते हैं, यानी भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो 3 भूकंपीय क्षेत्रों में हम उनको बांट के देखते हैं। पहला हमारा क्षेत्र है वो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। प्रशांत पैसिफिक ओशियन की बात कर रहा हूँ। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में हम क्या देखते हैं, यानी प्रशांत महासागर के नीचे, यानी समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे जो प्लेटें होंगी वो प्लेटें दोनों कैसी होंगी, दोनों सागरीय प्लेटें होंगी या दोनों महासागरीय प्लेटें होंगी। तो ये हमने सबसे ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र माना है, सबसे ज़्यादा भूकंपीय हलचल यहाँ पे होती है क्योंकि दोनों सागरीय प्लेटें टकराती हैं और ये प्रशांत महासागरीय पेटी सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाली पेटी है, सबसे ज़्यादा इस पर दाव है, प्रेशर है, दबाव है और सबसे ज़्यादा इनकी टकराहट होती रहती है। इसलिए आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा यहाँ भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा वोल्केनोज भी यहीं पे होते हैं, सबसे ज़्यादा द्वीप भी यहीं पे हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस रीजन को रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है अग्नि वलय क्षेत्र, यानी यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होते ही रहता, भूकंपीय घटनाओं से दरारें होती रहती हैं, यहीं पे सबसे गहरे ट्रंच भी हैं, दरारें पड़ती हैं तो पानी उनमें भर जाता तो वो क्या हो जाती, गहरे ट्रंच भी हैं यहाँ पे, यानी सबसे ज़्यादा हलचल का क्षेत्र है ये। इसलिए हमने सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाले क्षेत्रों में हमने प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को लिया है। दूसरे श्रेणी का जो भूकंप यानी इनसे कम भूकंप जो आते हैं मध्य महाद्वीपीय प्लेटी को लेते हैं। मध्य महाद्वीपीय प्लेट का मतलब होता है महाद्वीप के बीच में या महाद्वीप के बीच में महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराना चाहिए। देखो वहाँ महासागरीय प्लेट टकराई थी, महासागरीय वहाँ प्लेट टकराई थी, यहाँ महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी, कहाँ महाद्वीप के बीच में टकराएगी। तो इसे जो हमने दूसरे प्रकार के भूकंपों में रखा है इस क्षेत्र को। इस क्षेत्र का उदाहरण हमारा हिमालय है।
जैसे कि आप देखते हो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत रखा जाता है। और दुनिया के दूसरे नंबर के भूकंप बेल्ट जो है ना, ये यहाँ पर दिखता है। और भी इसके मतलब एक बड़ा क्षेत्र है ये। तीसरे प्रकार की श्रेणी में जो हम रखते हैं भूकंपों को, कि तीसरे प्रकार का क्षेत्र क्या है, तो इस तीसरे प्रकार के क्षेत्र में मध्य अटलांटिक पेटी को रखते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी में क्या होता है, एक प्लेट महाद्वीपीय है, एक प्लेट महासागरीय है। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जब टकरा रही है तो उससे जो घटना घट रही है भूकंप की या वॉल्केनोज की, तो उसको हमने तीसरी श्रेणी में रखा है। तो इसे जो हम देखते हैं, यानी एक महाद्वीप की प्लेट है और एक महासागर की प्लेट है, तो ऐसी घटना हम अटलांटिक क्षेत्र में देखते हैं। अटलांटिक क्षेत्र में रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वतमाला को आपने देखा होगा। रॉकी और पर्वत एंडीज पर्वतमाला का जो उद्भव हुआ, निर्माण हुआ है जो उसका, या उसका जो उत्थान हुआ है, उसके उत्थान में एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट का रोल है, तभी इनका उत्थान हुआ है। तो इस प्रकार से हमने भूकंपों को 3 क्षेत्रकों में बांटा है। इस प्रकार से हमने भूकंपों को यहाँ पे जानने की कोशिश की है। और अगर आप कुछ अधिक जानना चाहते हैं या कुछ और आपको लगता है कि छूट रहा है या आपकी और कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं।